गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है समीन फारूक। गुड मॉर्निंग। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हुए अपने दिन का आगाज किया करें, यही मेरी समीन की कोशिश होती है और यही हम एडवोकेट भी कर रहे होते हैं। समटाइम्स आसपास माहौल भी ऐसा होता है कि आप बड़े हंसते मुस्कुराते आते हैं, क्योंकि और टाइटल जब ऑन एयर और उस टाइम पे कोई एक ऐसी बात कर देना तो उसके बाद आप जब गुड मॉर्निंग भी बोल रहे हो ना, वो भी हंसी के साथ आपका निकल रहा होता है, आपको समझ नहीं आ रही। ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन, ये हो जाता है और ये होना चाहिए। इसी तरह बड़े लाइटर मूड में आपको दिन का आगाज, स्पेशली दिन का आगाज करना चाहिए। मुझे लगा आप भी कहेंगे हमें नहीं बताया, हमारा काम नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा। यही हमारा काम है, मैनेज करना ही हमारा काम है। ऐसे जो भी हालात हो, जो भी सिचुएशन हो, उसको मैनेज किया जाता है, मैनेज करना चाहिए। अच्छा सबिन, आज सुबह आते हुए आसपास का माहौल, स्पेशली जो ग्रीन बेल्ट्स थी, बड़ा डिफरेंट, मतलब ग्रीन बेल्ट नहीं थी, वो वाइट बेल्ट थी। अच्छा, पहले मुझे लगा कि शायद ना, मतलब सुबह सुबह नींद में कुछ, ओके, बिकॉज ये बड़ा कम ऐसा हम मंजर देख रहे होते हैं ना, सो मुझे लगा कि शायद नींद में मुझे ना सारी इल्यूजन हो रही है। एग्जैक्टली। तो मैंने अपनी ग्लासेस ली, फिर मैंने ग्लासेस को साफ किया, फिर मैंने हल्की सी गाड़ी एक जगह साइड पर रोकी, मैंने कहा मैं देखूं ये क्या है। तो वाकई औस पड़ी हुई थी, जमी हुई थी और इतना खूबसूरत सा वो एक मंजर लग रहा था ना कि वो ग्रीनरी पूरी जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसका, वाइट कलर में बदल गई, डिफरेंट कलर, बिकॉज़ ज़रा ओस जो है वो फ्रीज हो गई थी। अच्छा, वैसे भी सबिन, सर्दियाँ चूँकि थोड़ी सी ताख़ीर से अब आती हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि बाकायदा सर्दी की एंट्री हो चुकी है। अब शदीद ठंड है। तो कहाँ दिन की बात करूँ। अच्छा, जो शदीद ठंड है उसका भी ना कुछ टाइमिंग्स आपको बता देते हैं कि क्या होती है। सुबह के वक्त होती है ऑब्वियसली, और उसके बाद शाम को जो है वो सर्दी शुरू हो जाती है। दैट्स इट। उसके अलावा आपको सर्दी दिन के टाइम में कोई इतनी खास नज़र नहीं आ रही थी, स्पेशली अगर क्लाउडी नहीं है। क्लाउडी है तो हाँ ठंड है, लेकिन अगर धूप होती है तो आप जब बाहर निकल रहे होते हैं तो शायद वही हालात होते हैं। अग्रीड, लेकिन वो वाली बात है, गाड़ी में शॉल लेके एसी ऑन करने वाली मौसम है। क्योंकि मैं उस वक्त निकल नहीं रहा ना दिन के वक्त, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसी जोन, उसी फेज में कि ठंड बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसलिए मेरे लिए ठंड शदीद है। हाँ, आपके लिए इस वक्त दोनों मौसम है। हाँ, बस तो किसी के लिए सबिन जैसा मौसम होगा, जो धूप में निकल रहा होगा वो कहेगा कि नहीं इतनी ठंड नहीं है। कोई मेरी तरह के होंगे जो कहेंगे नहीं ठंड बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में अगर वीकेंड की बात करूं, जो अब तक गुजर चुका, लेकिन अदरवाइज भी चूँकि मरी में भी स्नोफॉल थोड़ी बहुत ही सही बट हुई थी, तो इसलिए भी लोगों का रुख बहुत ज़्यादा मरी में था। मरी में बिकॉज ऑफ द वेदर प्रोडक्शन टूरिस्ट कन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा था। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और एक ज़बरदस्त खबर है जो पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है। आज हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम में उसी की बात करते हैं और ये खबर मलेशिया से आई है। रेड टोन इंटरनेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप, और यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से प्लेयर हैं रायान जमान, और उन्होंने अंडर 9 में चैम्पियन बन चुके हैं वो, और ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। अच्छे से पहले भी हम कहते हैं उनको अपनी कैटेगरी में अनबीटेबल, और अगर हम उनकी बात करें तो एक लेगेसी को लेकर चल रहे हैं सबिन के। स्पेशली अगर देखें तो ग्रैंड सन है कमर जमान के, जो वर्ल्ड स्क्वॉश चैम्पियनशिप चैम्पियन रहे। इसके अलावा मंसूर जमान जो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 11 और पाकिस्तान के नंबर 1, उनके जो हैं ये बेटे हैं। रायान 1 साल पहले जब 8 साल के थे तो हमारे पास 7 साल के थे उस वक्त। 7 साल के थे, 2 साल पहले नहीं, मतलब अच्छा अभी 8 साल के हैं। ओके, मतलब 1 साल पहले बस हमारे पास जब आए थे तो ही वाज सो एंथुसियास्टिक। यस, वो लिटरली वो कुछ करना चाहते थे और किस तरह से वो डेडिकेटेड थे ना, वो देख के लग रहा था कि अच्छा, हम कह भी रहे थे कि जब अगला आप चैंपियनशिप विन करके आएंगे ना तो हम आपको जरूर हम उन्हें बुलाएंगे, कोशिश करेंगे कि आगे हम उनको बुलाएंगे। वापस आ जाए। मेरी रात में बात चुकी हुई थी उनकी फैमिली से, तो मैंने कहा जैसे ही वापस आ जाए पाकिस्तान तो गेस्ट बने हमारे राइजिंग पाकिस्तान के, आपकी उनके साथ मुलाकात कराएंगे इंशाल्लाह। वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान, और ऑब्वियसली रायान की फैमिली के लिए भी बड़ी बात होती है कि छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सो ये बड़ी सेलिब्रेशन की बात है। अच्छा जी, और इसके अलावा आज अगर शोएब प्रोग्राम की बात करें तो आज प्रोग्राम में हम बाकी सेगमेंट्स भी करेंगे। तो आज बेसिकली ह्यूमन राइट्स डे भी है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है पूरी दुनिया में, और आज उसकी मुनासबत से भी हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, क्या मज़ीद पॉलिसीज़ बेहतर हो सकती हैं, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़, राइट्स क्या हैं, जो कि एक बेसिक सिटीजन को जो बेसिक राइट्स होते हैं उसका पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो बात आपने कर दी, लेकिन डिटेल से इस पर बात करेंगे। कुछ और मेहमान भी साथ मौजूद होंगे, रहिए हमारे साथ। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी हम लोगों ने बताया था कि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में भी इस हवाले से डिफरेंट तकरीबात का इनेकाद भी किया गया है और ऑब्वियसली जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पर भी इस चीज़ का जिक्र किया जाएगा कि किस तरह से हम इंसानी हुकूक को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और स्पेशली जो आज जो हमारे सेगमेंट है बेसिकली हम उसमें इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि क्या हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं एज अ सिटीज़न, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता कि एज अ पाकिस्तानी, ताकि आप लोगों से एक चीज़ रिलेट हो सके, कुछ हम बात कर सके कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक के हवाले से किस तरह से इक़दामात कर रहा है, पहले क्या चीज़ें थी, अब किस तरह से पॉलिसी बेहतर की जा रही है, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो कि साइन किए जा रहे हैं, नेशनल लेवल पे ऐसे कौन से कोलैबोरेशन है जो कि की जा रही हैं, सो दैट हम किस तरीके से जो है वो इंसानी हुकूक को मज़ीद जो है वो बेहतर कर सकते हो। कुछ आज वेबसाइट्स और कुछ, बिकॉज मैं अगर शुएब हम लोग अपनी बात करें, आज तक हमने शायद कहीं पर जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे या ह्यूमन राइट्स की वेबसाइट पे हमने कभी जाकर देखा नहीं है कि हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं। जैसे आईडी कार्ड या बे फॉर्म या बहुत से और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि राइट्स पे होते हैं, ज़रा उसकी बेसिस पे बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग हो रही होती है। तो आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और स्पेशली जब हम इंसानी हुकूक के दिन की बात कर रहे हैं, इस दिन को मना रहे हैं, तो ऐसे में स्पेशली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होती हैं या हम जब जेंडर की बात करते हैं, उसकी इनइक्वालिटी हमारे सामने आती है, तो उस पर बात करना बहुत अहम होता है कि उस पर कहाँ किस तरीके से काम हो रहा है। इसी मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन के नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के डिप्टी चीफ हैं शबाना नवाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इंसानी हुकूक की जब हम बात करते हैं, कुछ बात सबीन ने भी की, हमें मालूम है हमारे राइट्स क्या हैं। वैसे तो हमें अपने फ़राइज़ में भी कोताही हम कर रहे होते हैं, बट चूँकि दिन की मुनासबत से मैं सवाल करूँगा, हमारे क्या क्या राइट्स हैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे राइट्स हैं ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना वो इनबिल्ट हैं हमारे। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है ना वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और आर्टिकल 28 से लेकर आर्टिकल 40 तक जो है ना वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ हैं, और इसमें हमारे हर किस्म के राइट्स कवर होते हैं। आपके एज अ वुमेन भी राइट्स कवर होते हैं, एज अ चिल्ड्रन, एज अ सिटीज़न। 25 जो आर्टिकल है 25A, उसमें तो ये कहा गया है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो इस तरह से जेंडर इक्वलिटी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इस किस्म के सारे राइट्स जो है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी कवर्ड हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ आपके पास आ गई है, अब आपने उसके लिए पॉलिसीज़ बनानी होती हैं और लॉज बनाने होते हैं। अगर हम आज इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं तो हकूक़ जो है ना वो सिर्फ ख़वातीन के या बच्चों के नहीं है। आज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो सिर्फ बच्चों और ख़वातीन पे और बच्चों पे काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम ट्रांसजेंडर पे भी काम कर रहे हैं, आज हम सीनियर सिटीजन्स पे भी काम कर रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर भी जो है ना वो काम हो रहा है। और जब इंसानी हकूक़ का दिन हम मनाते हैं तो ये डे बेसिकली स्टार्ट होता है 25 नवंबर से। 16 डेज ऑफ एक्टिविज़म से स्टार्ट होता है ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट, और इसके और 16 डेज ऑफ एक्टिविज़म इसको हम कहते हैं। और यहाँ से ये स्टार्ट होता है, फिर बीच में आपके डिसेबिलिटीज़ के डेज आते हैं। अभी 5th को हमारा ट्रांसजेंडर रिमेम्बरेंस डे था, और फिर ये एक तहरीक चलती है 16 डेज़ जो कि इंसानी हकूक़ की 10 दिसंबर को आकर जो है ना वो इंसानी हकूक़ के ऊपर जो है ना ये ख़त्म होती है। और इसमें यहाँ पर बहुत सारी तकरीबात होती हैं। इसका मकसद ये होता है कि लोगों को रियलाइज़ करवाया जाए कि हमारे जो राइट्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए जो आपके राइट्स हैं उनको डिफरेंट तकरीबात के ज़रिए जो है ना वो रियलाइजेशन जो है ना वो लोगों को दी जाती है। बिल्कुल, एक सेंसिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेशक आपको पता भी है एक चीज़ का, लेकिन जाहिर सी बात है जब उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, बातें होती हैं, तो लोगों को ज़्यादा पता लगना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान इस पर क्या इक़दामात कर रहा है ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से? पाकिस्तान में हम लोग अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें तो शायद पाकिस्तान में बहुत सारे इक़दाम जो है ना ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो चुके हैं, और अभी भी मज़ीद इक़दाम जो है ना वो हमारे जारी हैं। और अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें आज से 20 साल पहले, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का अगर आप किसी को रियलाइजेशन करवाना चाह रहे हैं ना तो ये एक दिन में कुछ अरसे में नहीं होती है, ये जनरेशन्स में जो होती है ना वो चेंज आती है। ये जनरेशन अगर आप ये कहें कि हमारी स्टार्ट हुई, जिस तरह हमारा नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है वो 2000 में जो है ना फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेट हुआ था, और आज 24 ईयर्स जो है ना वो हो गए। अगर हम इसी हिस्ट्री को ही देख लें तो हम ये देखेंगे कि इन 20 सालों में हम लोगों ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं। 2004 में जो है ये ऑनर किलिंग के लॉ से जो है ना ये स्टार्ट हुआ, जब उसको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2004 आया था। उसके बाद जो है वो वुमेन राइट्स बिल आया, फिर हरासमेंट के एक्ट्स आए, फिर उसके बाद एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस बिल आए, फिर DNA
की जो है ना उसमें वो शामिल हो गई। तो इसी तरह से जो वुमेन की पॉलिसी थी 1998 में वो बनी थी, 2000 में पॉलिसी बनी थी, एक्शन प्लान जो है ना वो बना था। सबसे पहले हम लोगों ने जो है ना वो रियलाइज़ किया था कि जी हम शायद बच्चों के राइट्स के लिए नेशनल जो है हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन है CRC, उसको साइन किया गया, सीरा साइन किया गया, और फिर GSP प्लस के हवाले से बाकी जो कन्वेंशंस हैं उनको भी साइन किया गया। तो ऐसा ऐसा जो है ना वो ह्यूमन राइट्स में आप ये कहें कि बेहतरी आ रही है। हम अगर देखते हैं तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि शायद इंसानी हकूक़ की पामाली बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें तो इसलिए ज़्यादा हमें लगती है क्योंकि रियलाइजेशन लोगों को हो गई है, अवेयरनेस आ गई है, लोगों ने रिपोर्ट्स ज़्यादा होता है, कंप्लेंट्स करनी स्टार्ट कर दी हैं, अपने राइट्स के लिए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। तो हम उसको, और आपकी जो नेक्स्ट न्यू जनरेशन है, आप यहाँ पर तो स्कूल्स में बच्चों तक को भी इस चीज़ का आइडिया हो गया कि हमारे राइट्स हैं और हमें उसके लिए बात। बहुत अच्छी बात है कि अब छोटे बच्चों को भी पता उनके राइट्स क्या हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम जेंडर पैरिटी रिपोर्ट जब सामने आती है उस पर बहुत क्रिटिसिज्म भी पाकिस्तान की रैंकिंग पर होता है, तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या काम किया जा रहा है? जी, जेंडर पैरिटी रिपोर्ट के हवाले से ऐसा है कि हम जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखते थे तो हमेशा ही पाकिस्तान की रैंकिंग जो है ना वो थोड़ी लो आती थी, लेकिन जब हम इसको देखते हैं अपने जो हमने मेजर्स लिए हुए हैं, जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, जो हम जिसमें हम लोग इतना ज़्यादा काम कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान लॉज बनाए, पॉलिसीज़ बनाई, इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं, हमारी जुडिशरी काम कर रही है, पुलिस स्टेशंस हैं, मतलब ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त सहूलियतें जो है ना वो यहाँ पर मौजूद हैं और ख़वातीन हर शोबे में इस वक्त काम कर रही हैं। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की रैंकिंग लो की तरफ नहीं होनी चाहिए थी। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 8 मार्च 2024 को एक वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज लेकर आए थे। वो उसमें 21 डायरेक्टिव्स थे और उसमें वन ऑफ द मेन जो डायरेक्टिव था वो यही था कि हम नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे जेंडर पैरिटी रिपोर्ट जो है ना हम वो फॉर्मुलेट करेंगे। इस वक्त NCSW जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ और UNFPA के साथ मिलकर हम लोग जो है ना जेंडर पैरिटी रिपोर्ट जो है ना हम लोग अपनी वो बना रहे हैं, और उसमें जो हमने इंडिकेटर्स लिए हैं वो यही लिए हैं कि ख़वातीन जो है ना वो उनके लिए क्या क्या इक़दामात ऑलरेडी हो चुके हैं। हमारा सबसे बड़ा जो मेन इशू है इसमें वो है डेटा हमारे पास जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन जेंडर सेग्रीगेटेड डाटा जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, और शायद यही वजह है कि हमारे जब क्रिटिसिज्म आता है, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, तो हम उसके अगेंस्ट में बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है। लेकिन एक दफ़ा ये रिपोर्ट बन जाएगी, अभी तो हम ICT की रिपोर्ट बना रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है ना वो अपनी प्रोविंशियल लेवल पे रिपोर्ट्स बना रही हैं, लेकिन शायद मे बी कि नेक्स्ट ईयर जो है ना वो हम एक नेशनल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट जो है ना वो लॉन्च करेंगे, और फिर हम जो है ना वो डाटा कलेक्शन की तरफ, और ये भी आप ये कह रहे हैं कि अभी एक अवेयरनेस एक्सरसाइज है कि लोगों को ये रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई है कि हमने अगर डाटा कलेक्ट करना है तो हम जेंडर सेग्रीगेटेड डाटा हम कलेक्ट करना जो है ना वो स्टार्ट कर दें, ताकि हमारी जो है ना वो रिपोर्ट आगे। और आई थिंक से हम लोग ना प्लान हमारा ये है कि हम 8 मार्च जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है उस पर हम इस रिपोर्ट को जो है ना वो फेडरल प्रोविंशियल लेवल पे लॉन्च करेंगे। शुभान साहब, अगर हम बेसिकली अगर हम ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा हम काम करना शुरू करते हैं, इंसानी हकूक़ ज़्यादा प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, हम पॉलिसीज़ मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह काफ़ी सारी चीज़ें आपने रिपोर्ट की भी आपने बात की कि हम बेहतरी की तरफ जाने की पूरी कोशिश भी करें, काफ़ी इक़दामात हैं जो अब भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं। उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, अब ये चीज़ें अगर बेहतरी की तरफ जाती हैं तो पाकिस्तान की तरक्की कितनी बेहतर होगी? कितना इंपॉर्टेंट है कि इक्वालिटी हो, सिर्फ यहाँ पर मर्द और ख़ातून की बात नहीं हो, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स भी हैं, और ओवरऑल हम इंसानी हकूक़ की बात करें। ये किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कि इंसानी हकूक़ मुयस्सर हों? हम एक्चुअली मेल और फीमेल की बात इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारी 50% प्लस पॉपुलेशन जो है ना वो फीमेल है। बिल्कुल। अब आप मेल और फीमेल के अंदर हमारी मज़ीद सेग्रीगेशन आ जाती है कि जिसमें हम ये कहते हैं कि जो फीमेल ट्रांसजेंडर्स हैं, मेल ट्रांसजेंडर्स हैं, या जो फीमेल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, मेल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, या जो फीमेल जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो हमारी उसके अंदर वल्नरेबल ग्रुप की मज़ीद सेग्रीगेशन जो है ना वो हमारी आ जाती है। आप देखें तो इस वक्त NCHR जो है हमारा नेशनल कमीशन ऑन द ह्यूमन राइट्स भी काम कर रहा है, हमारा NCRC बच्चों के हकूक़ के लिए एक अलग हम हुकूमत पाकिस्तान ने कमीशन बना रखा है, और ये फेडरल के अलावा प्रोविंशियल लेवल पर भी जो है ना वो इस तरह के इदारे जो है ना वो बन चुके हैं। और हमारा ये ख्याल है कि अब हमारे पास सारे इदारे आ चुके हैं, हर किस्म का इदारा आपके पास मौजूद है, इवन मोतसिब भी आपके पास जो है ना वो है, फोस्फा है, तो ये सारे इदारे आ चुके हैं। लॉज इस वक्त पाकिस्तान के पास जिस भी ऑफेंस पे आप जाते हैं ना तो आपके पास लॉ जो है ना वो मौजूद है, पॉलिसीज़ मौजूद हैं, और इदारों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है।
यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ ये है कि अगर हमें तरक्की करनी है ना, तो हमारी जो कौम है ना, जो नेशन है, उसको थोड़ा सा अपनी रियलाइजेशन की भी ज़रूरत है कि उन्हें खुद अपनी अवेयरनेस करनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान की हर वेबसाइट के ऊपर, आप नेशनल असम्बली की वेबसाइट पर चले जाएँ, सेनेट की वेबसाइट पर चले जाएँ, आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की वेबसाइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की वेबसाइट पर, हर जगह पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अवेलेबल होगी। आपने थोड़ा सा उसको सर्च करना होता है। हमारे यहाँ होता क्या है कि सोशल मीडिया की वजह से ना जो एक इन्फॉर्मेशन जाती है ना, तो सब लोग उसी को देखना शुरू कर देते हैं, और हम लोग एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो वेबसाइट पे एक्सेस नहीं, हम उसको जो है ना वो करते हैं। आपने जैसे अभी बात की आपने लॉज की, अगर हम नेशनल असेंबली की वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो 47 सब जितने भी लॉज बने हैं ना, उन सब की लिस्ट ऑफ सब लॉज वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप उनको खुद से पढ़ें और उसमें देखें कि उसको आप बजाय इसके कि हम दूसरों का ये सुने कि कोई भी आके क्या बात कर रहा है, हमारे अपने अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हम खुद से उस चीज़ को पढ़ सकें और उसमें अपने राइट्स के ऊपर जो है ना हम बात कर सकें। और इसमें शायद ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब जो नए नए मीडियम्स होते हैं, जैसे कि हम टिकटॉक देखते हैं या डिफरेंट और सोशल मीडिया के जो टूल्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए जो कि बात की हो रही है ना कि हम दूसरा कंटेंट तो कंज्यूम कर रहे हैं, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। अगर और मीडियम्स पे भी हमारे सामने ये इन्फॉर्मेशन होगी तो हम ज़्यादा ईजीली एक्सेस भी कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थी। साहम दिन के मुनासबत से हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज़ राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अक्सर हम स्क्रॉल करते हुए अपने सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि एक वीडियो आती है, कहते हैं 3 मरले का ऐसा घर, 4 मरले का ऐसा घर, और हम कहते हैं 4 मरले में ऐसा घर कैसे बन गया जिसमें बेसमेंट भी है, और समटाइम्स तो हम 5 मरले घर में छोटा सा पूल भी देख रहे होते हैं। तो बंदा सोचता है कि ये कैसे कर लेते हैं, इतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड या स्पेस कैसे कोई कर पाता है। तो ज़रा इसमें बुनियादी तौर पे किरदार होता है प्रोफेशनल्स का, जैसे कि किसी अब माहिर आर्किटेक्ट की अगर आपने खदमात ली हैं तो वो बताएगा आपको कि अच्छा इस जगह पर कैसा घर आपका होना चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है। उस नीड को अंडरस्टैंड करते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए फिर एक प्रॉपर डिज़ाइन के साथ वो घर बनाया जाता है। प्लस मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को नहीं पता होता कि इस जगह पर कैसा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, जहाँ पर हम देखते हैं कि गर्मियों का स्पैन बहुत लंबा होता है, तो वहाँ पर आपका मटेरियल कैसा हो, कैसा घर डिज़ाइन करें। और अभी हम ब्रेक पर डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप सर्दी में घर बनाना शुरू करेंगे तो आप एक और साइकी से घर बनाएंगे, अगर आप गर्मी में घर बनाएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट साइकी से आप घर बनाएंगे। तो ऐसा घर जो है वो आप किस तरह बनाएं कि जो घर दोनों सीजन्स के लिए बहुत अच्छा भी हो। तो फिर जब हमने माहिर की बात की है, तो फिर माहिर हमारे साथ मौजूद हैं जी, जमशेद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जमशेद साहब जी और जी आप बड़ी मजे की आप बात कर रहे थे कि ये साइकोलॉजिकल एक ऐसा इम्पैक्ट होता है सीजन का, वेदर का, कि लोग हमारे पास आते हैं गर्मियों में तो वो कहते हैं बस धूप नहीं होनी चाहिए जी, लेकिन हवादार हो। हाँ, और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं उनको लगता है कि घर में अब धूप होनी चाहिए, तो वो चाहते हैं हर कमरे में धूप आ रही है। तो उनको समझाना होता है कि नहीं, ये हमारा जो वेदर है इस एरिया का, रीजन का, वो 8 माह तक जो है वो थोड़ा गर्म ज़्यादा है। तो आप थोड़ा सा इसको भी सोचें कि जब आप सर्दियों में डिज़ाइन करा लेंगे और गर्मी आएंगी तो आप आर्किटेक्ट को कैसे याद करेंगे। ये बात सही है। दोनों चीज़ों को आपने ब्लेंड करना है और बैलेंस करना है उसको। नहीं तो वो लोग जो अब वो कहाँ जाए जिन्होंने स्काईलाइट के चक्कर में शीशे लगवा लिए हैं, डबल हाइट करवा ली है, अब इस वक्त वो क्या कहाँ जाए, वो सेल्फी ले और अपलोड करें, बस वहीं जाए। यही वो बात है कि उसमें प्रोविजंस होनी चाहिए कि उस स्काईलाइट को कैसे सूरज से ढक दिया जाए या उसके ऊपर कवर कर दिया जाए, या वो प्रोविजंस होनी चाहिए कि उसको बंद कर दिया जाए। ये होती है प्रोविजंस? यस, देखिए स्काईलाइट्स में प्रोविजंस को मैं बड़ा सिंपली बताऊं कि आप स्काईलाइट जो हमारा पंजाब का रीजन है, इसका जो सन एल्टीट्यूड है एज एन आर्किटेक्ट टेक्निकली वो 60 डिग्री टू 81 डिग्री तक है। सही है। तो आप अगर मोटी में बात करूं एक सिंपल वे में, तो वो अगर आप उसका ये स्काईलाइट है, यहाँ विंडो है, आप उसके शेड को अप्रॉक्सीमेट 2.5 फीट कर दें आगे की तरफ, तो सन रेज नहीं आ सकेंगे। यस, और ये तो बड़ा इजी है। ओह यस। अच्छा, इस वक्त भी जो हमें सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 4 मरले या 5 मरले पे घर बनाने में, बिकॉज ज़्यादातर एसी पे छोटे घर बन रहे होते हैं, कोई मटेरियल भी आप सजेस्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा इस मटेरियल का इस्तेमाल करें तो ये एक तो लॉन्ग लास्टिंग भी है, इसका वेदर का इम्पैक्ट भी उस पर कम होता है, कोई ऐसी चीज़ जो आप सजेस्ट करते हो? देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स। एक्टिव सोर्स क्या है कि आपका
जो सूरज और ये चीज़ें जो है ना, इसको हम ले लेते हैं कि ये पैसिव सोर्स है। जो हमारा आ रहा है ना एक्टिव, के हमने एसी ऑन किया, हमने हीटर ऑन किया और उसी वक्त हमने एक चीज़ डेवलप कर ली। बेसिकली इस वक्त बहुत ज़्यादा सहूलत मिलने से हम पैसिव सोर्सेज को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। आर्किटेक्ट तो करना चाहता है, लेकिन लोग कहते हैं मेरे रूम में एसी होना चाहिए, हीटर यहाँ होना चाहिए। आर्किटेक्ट फिर उनको बताए ना बताए, अपने तौर पे इन चीज़ों को जो सेंसिटिव हैं वो ख्याल रखते हैं कि अच्छा सन यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन है, इसका सनसेट इस साइड पे है, और ये जो मुझे सन पाथ मिल रहा है वहाँ से मैंने कितनी सनलाइट लेनी है, सन रेज लेनी है या नहीं लेनी, वो सब हाइट और एल्टीट्यूड के साथ, सन एल्टीट्यूड के साथ हम वो मैनेज कर रहे होते हैं। इट्स वेरी सिंपल। और साइग्राफी में देख रहे होते हैं, अगर बिल्डिंग बड़ी है और उसमें लॉन्स वगैरह सराउंडिंग में है उसके, तो हम उसके वॉल्यूम से उसके शैडो कास्ट करवा रहे होते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है आर्किटेक्ट के लिए। लेकिन एक ले मैन को जो चाहिए वो 2 पॉइंट्स हैं जो हमें समझने होंगे कि आर्किटेक्चर स्टार्ट होता है सर्वाइवल से और टच करता है या जाके पहुंचता है एक्साइटमेंट पे। अब जो गांव में है या वो लोग जो बहुत ही डिसकनेक्टेड हैं हमसे, पहाड़ों पे रह रहे हैं, तो वो सर्वाइवल मोड में रह रहे हैं। और एक वो शख्स है जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या दुनिया के किसी अच्छे शहर में वो अपना घर बनाना चाह रहा है, तो वो एक्साइटमेंट चाहता है उसमें। तो ये दो, वो चाहता है कि मेरा शैंडलियर जो है वो उस कंट्री से आए, उस शहर से आए या इस तरह से बना हो, मेरी टाइल्स ऐसी होनी चाहिए। वो ज़्यादा एक्टिव सोर्स पे जाएगा। जो सर्वाइवल मोड में है वो पैसिव सोर्सेज देखेगा। वहाँ बिजली भी नहीं है, वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स का भी बहुत बड़ा एक सोचना होता है, उसके हिसाब से मटेरियल। वहाँ पे फिर वो क्या करते हैं, जो एक नॉलेज है जो उनका, आप कहेंगे एक लोकल एक्सपीरियंस है जो वहाँ का, जी, उसको वो फिर रखते हैं कि सन फेस करते हैं घरों को। अगर उसके आगे बरामदा बनाएंगे, बरामदे से वो शैडो कास्ट होता है। छोटे घर बनाएंगे, अगर पत्थरों का लगा पत्थर से बनेंगे, अगर मट्टी करीब है तो मट्टी के बनेंगे, लकड़ी अवेलेबल है तो वो लकड़ी के बनाएंगे। तो वो ऑटोमेटिकली उससे वो एक नॉलेज और वो इवॉल्व होता जाता है और वो चीज़ें आपको मिलती हैं, फिर आर्किटेक्चर में नज़र आती हैं। फिर उसमें एक एक्साइटमेंट का एलिमेंट होता है कि अब क्या वो अपने एरिया को रिलीजियस बिल्डिंग बना रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं, या उन्होंने 400 साल या 1000 साल पहले बनाया था, तो उसकी डेकोरेशन में आपको चीज़ें नज़र आती है, बिकॉज दैट एक्चुअली फॉर द एक्साइटमेंट फॉर द कम्युनिटी। अच्छा, कलर्स के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, दोनों वेदर्स के लिए, सारे वेदर्स के लिए जो बेसिकली सही हों, कौन से कलर्स आप रिकमेंड करते हैं जिनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगे? अमूमन लोग ज़्यादा डार्क कलर्स पे भी चले जाते हैं, देन वो थोड़ा रिग्रेट भी कर रहे होते हैं कि हम इतने डार्क कलर्स पे क्यों गए। व्हाट डू यू सजेस्ट? कलर्स हर आर्किटेक्ट की एक अपनी पहचान भी है और उसका एक अपना स्टाइल भी होता है। अगर हम उसको न्यूट्रली देखें तो जो न्यूट्रल कलर्स हैं, जैसे वाइट है, लाइट ग्रे है, या कहीं पे थोड़ा सा विजुअल बैलेंस ब्लैक का ज़्यादा थोड़ा सा इस्तेमाल करें, तो वो चीज़ें थोड़ा सा टाइमलेस होना शुरू हो जाती हैं, पुरानी नहीं लगती। तो अगर आप डार्क कलर्स यूज़ करेंगे, और डार्क कलर्स में ये होता है कि थोड़ा भी चिप ऑफ कहीं से हुआ तो वो फ़ौरन से प्रोमिनेंट होता है। यस, लाइट कलर्स में ऐसा नहीं होगा। फिर हमारे यहाँ पे थोड़ा गर्मी का, मैं वही बात दोबारा कहूँगा कि स्पैन बड़ा है तो आपको लाइट कलर्स में रहना होगा। फिर स्पेशियसनेस, आपको जब गर्मी बहुत ज़्यादा है, जून जुलाई को, इस वक्त मौसम कुछ है और हम बातें कुछ और करें, शायद समझना समझाना थोड़ा टफ होगा। तो इसमें आपको डार्क कलर, सर्दियों में आप देखें वो गाड़ियाँ जो ज़्यादा यूज़ होती हैं जहाँ बर्फ़बारी होती है या उन ठंडे शहरों मुल्कों में, वहाँ डार्क कलर्स हैं गाड़ियों के। लेकिन जैसे ही आप उन एरियाज़ में आते हैं जहाँ लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, नेचुरल लाइट, तो वहाँ पे लाइट कलर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक आप वेदर डिपेंडेंट है। आपकी अपनी फिलॉसफी क्या होती है किसी भी घर को डिज़ाइन करते हुए? देखिए, जैसे मैंने एक बात कही कि सर्वाइवल टू एक्साइटमेंट की एक जर्नी डिपेंड करता है कि किस जगह पे आप डिज़ाइन करें। जैसे हम अक्सर देखते हैं ना कि जैसे कराची की बात मैं करूं तो वहाँ पर जब भी घर हम
अगर फॉर एग्जांपल किसी ने खरीदना है कोई रेंट पे, तो वो कहते हैं वेस्ट ओपन घर होना चाहिए वहाँ के वेदर के पर्सपेक्टिव से। तो ज़रा वो कराची में तो समझ आता है, लेकिन बाकी रीजन में ज़रा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। अब जैसे मैं खुद डिज़ाइन जब कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे लिए मेरी डिज़ाइन फिलॉसफी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव एब्स्ट्रैक्शन है। ओके, अच्छा, सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसमें वो मटेरियल्स यूज़ करें जो रिसाइकल होकर दोबारा यूज़ होते हैं। कंक्रीट को दोबारा यूज़ करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ही है, इम्पॉसिबल को टच करता। हाँ, उस कंक्रीट से कहीं आपने कोई लेवल्स डेवलप करने हैं उस तोड़ी हुई कंक्रीट से, तो उसको डेब्रिस को आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और फिर कंक्रीट जहाँ यूज़ हो जाती है ज़मीन के ऊपर, वहाँ फिर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता कभी। ओके, तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं। आप वो मटेरियल्स यूज़ करें जिससे आप ज़मीन या उसका पोटेंशियल ज़ाया ना होने दें, और फिर वो मटेरियल जो रिसाइकल्ड हो सके। तो कंक्रीट के अलावा फिर क्या ऑप्शन हमारे पास आ जाती है? स्टील, वुड, ग्लास, इंजीनियरिंग वुड जो है आजकल, इंजीनियर्ड वुड जो मार्केट में है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हमें देखना होगा कि एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हमें ना आहिस्ता आहिस्ता या एकदम तो चीज़ें हो नहीं पाती, कोशिश करनी चाहिए हम ड्राई कंस्ट्रक्शंस में जाएं, हम वेट कंस्ट्रक्शंस में ना जाएं। अच्छा, वेट कंस्ट्रक्शन में जो नॉर्मली ईंट, बजरी, रेत, सीमेंट, गारे से बन रही है, इसमें पानी इस्तेमाल होता है, और जो रिकमेंडेड पानी है और वो ड्रिंकेबल वाटर है। ओके, जो पानी हम पी सकते हैं वही कंस्ट्रक्शन में यूज होना चाहिए। अगर आप वो यूज नहीं कर रहे तो मटेरियल की स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी। ओके, वो एक और प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। अब 5 मरले का अगर आप घर बनाते हैं तो ड्रिंकेबल जो वाटर कंज्यूम होता है, आपने टैंकर देखा होगा 4000 गैलन 3000 गैलन वाला, वो 100+ यूज होते हैं। 100 से ज्यादा 5 मरले के घर में यूज हो रहे हैं टैंकर। कितने गैलन वाले? 4000 गैलन वाले। मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है, बड़ी बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो इग्नोर्ड है अभी तक, और मैं कहता हूँ हमें, जहाँ हमारे मुल्क में डे बाय डे पीने के पानी की कमी हो रही है और कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हमें इस पे बात करनी चाहिए कि हम ड्राई कंस्ट्रक्शन। तो ड्राई कंस्ट्रक्शन में क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास और कितने सस्टेनेबल होते हैं वो? ड्राई कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं उनकी लाइफ मोर देन 50 इयर्स है। 100 इयर्स तक। कॉस्ट में क्या है? कंक्रीट से बना हुआ घर और ड्राई मटेरियल से बना हुआ घर, कॉस्ट में क्या फर्क है? अब इसमें जो सबसे पहले 2 चीजें हम सेव करते हैं, 1 इज टाइम, 2nd इज एनर्जीज। ओके, कि एक कंक्रीट का घर जो 18 माह में तैयार होता है, ये 2 माह में तैयार हो सकता है। ओके, एक जो हम 18 माह हम इतने मजदूर मिस्त्री खुद भी बार बार देखने जा रहे हैं घर तैयार हुआ नहीं, हमारी एनर्जीज कंज्यूम हो रही है जी, वो कम हो गई। अच्छा, अब इसमें मटेरियल्स हैं। मटेरियल्स बहुत से मार्केट में आए हुए हैं, जैसे कुछ ब्लॉक्स भी हैं और कुछ पैनल्स भी हैं, जिनका जो वाटर यूजेज है वो बहुत कम है, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम हो जाता है और साइट पे उसका पानी से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो वो पैनल्स हम अगर यूज करें तो हमारा टाइम बचता है, हमारी एनर्जीज बचती है, और ड्रिंकेबल वाटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हम बहुत बड़ी तादाद में बचा सकते हैं। कॉस्ट में कितना फर्क जो पहले बताया था तकरीबन, कुछ अगर हम परसेंटेज के पर्सपेक्टिव से देखें, बिकॉज हम कुछ भी जब नया करने की कोशिश करते हैं तो हमारी पहली बात ये होती है कि हमारे पास तो पैसे ही बड़े कम है, तो आप जाहिर है इस चीज़ को हाईलाइट करना इम्पोर्टेंट है। इसमें कॉस्ट की जो देखें, टाइम जो है ना, टाइम इज मनी। पहले तो वो भी आपका एक सेव हो रहा है, आप कुछ और काम कर सकते हैं। जो आपने 18 माह एक घर के लिए आपने कंज्यूम होना था, वो आपके 3 माह में अगर हो गया तो 15 माह या 4 माह में हो गया तो आपने 14 to 15 मंथ्स अपने बचा लिया। अब आप अपना कहीं और फोकस लेके जा सकते हैं, आपको बिजनेस में टाइम दे सकते हैं, या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो 2 घर और बना सकते हैं, 3 घर और बना सकते हैं। जो आप क्वेश्चन कर रही हैं उसका डायरेक्ट आंसर ये है कि ये 10 to 20% वेरी करता है, कि ये कम हो जाता है आपका। अच्छा, 10 to 20%। देखने में तो, सुनने में तो हमें लग रहा है कि शायद इतना सा है, बट अगर आप ओवरऑल कॉस्ट को कैलकुलेट करें देन 10 to 20%, तो दैट्स अ लॉट। उसमें आप और बहुत कुछ कर सकते हैं। इसकी रीजन एक बहुत बड़ी ये है कि जितने ड्राई मटेरियल्स हैं ये लाइट वेट होते हैं। ओके, बिल्डिंग में जब आप लाइट वेट मटेरियल्स को यूज करते हैं तो बिल्डिंग में स्टील
कंपोनेंट जो है स्टील का फैक्टर या जो आइटम है ये स्ट्रेच होकर कम हो जाता है, यानी जो सरिया पहले हम इस्तेमाल करते थे बहुत टनों के हिसाब से वो कम हो जाएगा। वैसे सरिया महंगा भी बहुत है, हाँ जी, इस्तेमाल भी कम ही होना चाहिए तो। क्योंकि ये बिल्डिंग इंडस्ट्री में सबसे एक्सपेंसिव कमोडिटी है व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। और इसको हम देखते हैं कि आप घर स्टार्ट करें बनाने तो जिस हिसाब से आपको सरिया मिल रहा था, जब आप घर अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो सरिया की प्राइस और ऊपर पहुंच चुकी होती है, तो वो डे बाय डे। अच्छा, और दूसरी बात है कि जब आप प्लान करके नहीं बना रहे होते ना तो लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं लगा इतना पैसा लग गया, और वो उन्हें समझ भी नहीं आ रही होती कि जो कैलकुलेशन शुरू में तो इतनी थी कि इतने में बनाना है, बट वो इतना कैसे लग गया थोड़ा थोड़ा करके हमें पता नहीं चल रहा होता। तो बेहतर ये है कि पहले से प्लान किया जाए, प्रोफेशनल को ऑन बोर्ड लिया जाए, आपकी अपनी कैपेसिटी के लिहाज से। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत आलीशान एक चीज़ बनानी है, अपनी अपनी कैपेसिटी के लिए, लेकिन प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप रिसोर्सेज भी बचा रहे हो, आप अपना पैसा और अपना वक्त, ये तीनों चीज़ों आप सेव करें। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद, और बड़ी खुशी होती है जब ऐसे मेहमान हमारे पास आते हैं। अभी जब हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो यूल गेट टू नो कि हम इतने एक्साइटेड क्यों हैं आज। काफ़ी सारी सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं कि उनकी वीडियोस काफ़ी वायरल हैं, अचीवमेंट्स पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़्यादा नुमाया नज़र आ रही हैं। अब ख़वातीन की जब हम बात करते हैं शुभ, मेरा ख्याल है अब इंशाल्लाह वो वक्त करीब नहीं है जब हम स्पेसिफिकली ये नहीं कह रहे होंगे कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो एडवेंचर में बहुत आगे हैं, या एडवेंचर स्पोर्ट की अगर बात की जाए बहुत नॉर्मलाइज हो चुका होगा। आई विश वो दिन बहुत करीब आ जाए, लेकिन अभी भी हम अगर देखें तो जिस तरह से हमारी ख़वातीन दूर दराज इलाकों से भी, जिन एरियाज़ को हम अक्सर कहते हैं रिमोट एरियाज़ हैं, ख़वातीन यहाँ की कैसे आएंगी, वहाँ पर वहाँ की कम्युनिटी किस तरह सपोर्ट करके उन ख़वातीन को आगे भेजती है, मेन स्ट्रीम में वो जाएँ, वो काम करें, अपने शौक़ पूरे करें। तो मेरा ख्याल है जो हमारी आज की मेहमान हैं वो लकी मरवत से उनका ताल्लुक़ है, और ये इसकी एक मिसाल है। एब्सोल्युटली, और नाम ज़बरदस्त है जी, सुपर सलमा खान, ये है उनका नाम। और जब वो किसी भी रैली में पहुंचती हैं तो वो जो नारे लग रहे होते हैं वो सुपर सलमा खान के नारे लग रहे होते हैं। SSK तो सुपर सलमा खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सलमा, एक सीरीज है माशाल्लाह इवेंट्स की जो कि आपने विन किया रिसेंट, बल्कि इस साल मैं देखा था शाहपुर ऑफ रोड रैली पहली पोजीशन, थल डेजर्ट जीप रैली 2024 थर्ड पोजीशन। उससे पहले भी जितने इवेंट्स में सलमा जाती हैं छा जाती हैं। सो मुझे पहले इस पर बताएं, जो पहली पोजीशन शाहपुर ऑफ रोड रैली, ये फर्स्ट पोजीशन, मतलब क्या बाकी सारे बहुत ही माठे आ गए थे या आपकी तैयारी बहुत ज्यादा थी? हाय अल्लाह, नहीं ऐसे नहीं होता, तंग तो करने थोड़ा सा। नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता कि मतलब सारे अच्छे रेसर्स ही आते हैं, क्योंकि जो भी रेसर आता है आई थिंक कोई इजी नहीं है ये स्पोर्ट्स। अगर आप देखें डेजर्ट में हम लोग मतलब गाड़ी चलाएं, कोई रोड से बिल्कुल ही डिफरेंट है। रोड पे भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मेरे जितने भी फेलो रेसर्स हैं वो सारे स्ट्रांग थे। हाँ, बिल्कुल, और एक हेल्दी कंपटीशन था। जी बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन था। इसके बाद लाहौर रैली भी हुई और शाहपुर रैली, इस तरह पीछे जितने भी सीजन्स में हुई। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो एंड पे मैं कहती हूँ एक लक पे भी आ जाता है, क्योंकि सब अपनी अपनी एक कोशिश में लगे हुए होते हैं। जैसे अब थल रैली, इसमें मैं थर्ड आ गई, और मैं माशाल्लाह से मतलब मैं हैट्रिक कर चुकी हूँ थल में कि मैं फर्स्ट और इस दफ़ा मैं थर्ड आ गई। इशू ये आया कि मेरी गाड़ी जो है वो लिम्प मोड में चली गई, और मुझे तकरीबन 9 से 12 बार मैं खड़ी हो जाती थी, बट आज तक मेरे रिकॉर्ड में DNF नहीं हुआ है। DNF इज डिड नॉट फिनिश। मैं फिर भी, हम लोग अपनी गाड़ी फिक्स करते थे, फिर गाड़ी में बैठते थे, फिर चलाते थे, फिर मतलब हिम्मत नहीं हारी, और ट्रैक कंप्लीट किया और थर्ड पोजीशन आई। तो ये बस अब फिर मुझे तो नहीं ये कोई कहेगा ना कि माठा रेसर आ गया, मतलब गाड़ी खराब हो जाए, किसी और मोड में भी चल जाए, फिर भी आपने कहा कि ट्रैक फिनिश करना है। अच्छा, सिर्फ फिनिश नहीं करना, एज थर्ड पोजीशन भी, आई मीन अगेन इट्स एन अचीवमेंट। अच्छा, लेकिन वैसे जब इस रेस की इसी पर्सपेक्टिव से बात करें तो माइंड में क्या चल रहा होता है कि ट्रैक कंप्लीट करना है सिर्फ, और उसके बाद पोजीशन अनाउंस हो गई, या फिर माइंड में होता है कि नहीं जी फर्स्ट थर्ड में आना है? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, हम लोग जब किसी भी रेस के लिए जाते हैं तो ये नहीं होता कि उसी दिन हम लोग गए, हम लोग के मतलब
सीज़न की बहुत ये विंटर्स में रेस होती है, क्योंकि डेजर्ट में आपको पता है ऑलरेडी गर्मी में तो हो नहीं सकती, गाड़ियाँ वगैरह हीटअप हो जाती है और हम खुद भी नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट जो है मतलब एक रेस अगर मंथ के स्टार्ट में ही हम लोग सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, अपनी गाड़ी की तैयारी हो रही होती है, तो हम उसी दिन से ना एक तरह से एक रेस मोड में चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें 4-5 रोज़ पहले जाते हैं हम लोग और वहाँ पे जाकर हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। तो जिस दिन हम ट्रैक पे जाते हैं उस दिन सारा जो एक बर्डन होता है वो एक रेसर पे आता है कि भाई उसने सब कुछ करना है, हमारे साथ नेविगेटर होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। तो हम लोग मैं और मेरा नेविगेटर जो है, हम जो बैठे होते हैं, ऑफ कोर्स जीतने का किसको नहीं शौक है, तो हाँ, लेकिन हम लोग ने ना एक माइंड में एक बनाया हुआ होता है। अच्छा मुझे कहता है कि देखो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हमने ना वो जो ट्रैक का एंड है ना बस वहाँ तक हमने पहुँचाना है। अब पहुँचाना भी लाजमी है और अगर लेट हो गया तो इट मीन्स कि फिर जो है काम खराब हो जाएगा हमारा। हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं ना ताकि हम थोड़ा सा खुद को काम डाउन रखें, काम भी रखें, लेकिन वो काम बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो मतलब मे बी हर रेसर ऐसे ही कुछ सोचता होगा कि भाई हाँ कि मुझे ना ये ट्रैक कंप्लीट करना है, इस तरह जाना है, तो कोई ना कोई माइंड में ना हम लोग कोई चीज़ रख के ना फिर रेस को कंप्लीट करते हैं। कोई इंसेंटिव अपने लिए खुद से क्रिएट करके, है ना? हाँ बिल्कुल कि ये कर लेंगे तो ये मिलेगा। ये जो थल रैली थी ना, तो लाइक मैं जब 4th टाइम गाड़ी रुकी तो मैंने उस वक्त नेविगेटर को कहा नहीं मुझे नहीं कंप्लीट करना अभी है ना रेस। थोड़ा सा एक माइंड में मेरे आ गया था, लेकिन वही होता है उसी टाइम पे। तो उसने मुझे कहा नहीं आप कर सकती हैं, कर सकते हो। तो मुझे फिर कहा तो क्या हुआ, हम कंप्लीट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो 6-7 टाइम गाड़ी रुकी तो वो मुझे कहता है बस छोड़े रहने थे। मैंने कहा नहीं मुझे एक तो एक दूसरे को ना हम वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक अगर डाउन हो रहा है दूसरा उसे बैकअप कर रहा है। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। इस तरह काफ़ी रेसर्स में मतलब रेसिंग में मेरे जितनी भी हुई है कुछ ना कुछ इंसिडेंट हर रेसर के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। माइंड गेम ज़्यादा है उस पर्सपेक्टिव से, बिल्कुल। हिम्मत हार के तो बस नहीं आप जिस एक उससे आप जा रहे हैं ना कि मतलब ये नहीं कि बीच में ना आपने ओवर एग्रेसिव होना है, ना आपने बिल्कुल ही जो है ना काम डाउन होकर भी नहीं चलाना। जिस माइंड सेट के साथ आपने स्टार्टिंग लाइन पे आपने गाड़ी चलाई है उसी के साथ आपने एंडिंग करनी है। मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं आप आए मेरे साथ नेविगेटर बैठे। हाँ बिल्कुल भी नहीं। आप खुद ही ब्रेक मारेंगे क्योंकि उतरो। मुझे नहीं तेज चलाने देती कभी गाड़ी। एंजॉय करेंगे मेरे साथ, एंजॉय करेंगे। नहीं बहुत बड़ा थ्रिल हो जाएगा हमारे लिए, बट समटाइम्स हम सोच सकते हैं ऐसा करने के लिए। आना चाहिए आप लोगों को। नहीं करना चाहिए। अग्रीड। कितने साल हो गए इस रैली में शिरकत करते हुए, डिफरेंट रैलीज में शिरकत करते? 2018 से स्टार्ट लिया था। ओके, तकरीबन 7 साल आपको हो गए, ऑलमोस्ट 7 साल हो गए। अच्छा हादसात भी तो हो जाते हैं इस दौरान? बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ भी ज़ाहिर हुए होंगे। हाँ हुआ है। मैं थी 2020 में हब रैली पे। तो वो ये था कि हब रैली पे जब मैं गई तो उससे पिछला एज यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई चैम्पियन थी मैं वहाँ की। तो बड़े एक्साइटमेंट में गई, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वैसे ना हमें हर ट्रैक की इजाज़त होती है, 2-3 दिन पहले हम जाते हैं प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने सिर्फ 1 दिन दिया प्रैक्टिस का, और उसमें भी हमें प्रॉपर हमारी सीट बेल्ट, हेलमेट, और आप प्रॉपर रेस गाड़ी में जा सकते हैं, नॉर्मल में नहीं, क्योंकि हमारी रेस गाड़ियों में ना रोल केज लगे होते हैं तो सेफ्टी मेजरमेंट थोड़ी उसमें ज़्यादा होती है। तो वो काफ़ी हाई स्पीड ट्रैक था, तो शॉर्ट ट्रैक था, इट वाज 40 to 50 किलोमीटर्स। प्रैक्टिस के लिए मैं पहली दफ़ा एक मतलब रन लेके आई, फिर जब सेकंड में मैं गई और जब थर्ड में आई थी, थर्ड मैंने कहा थोड़ा सा गाड़ी को लाइक ट्रायल लेते हैं, पुश करते हैं। तो आई वाज टोटली इन माय रेस मोड, और एक ऐसा टर्न था प्रॉपर डोनट की तरह, वहाँ पे जो है आई वाज आई गेस ऑन 140, तो वो प्रॉपर मैं ड्रिफ्ट करती हुई जा रही थी, बट थोड़ी सी क्या कि बीच में कोई पत्थर वगैरह आया तो उसके साथ गाड़ी हिट हुई, और ब्रेक पे लाइक मेरे थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई, तो ब्रेक पे पाँव आ गया, तो बिल्कुल रोल ओवर हुई 3 to 4 टाइम्स। हाँ, तो बस फिर थोड़ा सा गाड़ी में आग शाग भी लगी थी, बट ये था कि हमें अच्छा बता कैसे नहीं है, कह रही है बस वो थोड़ी सी गाड़ी में आग शाग भी लगी, वो तो शीशे भी लगे, चीजें बहुत वायरल भी हुई थी, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन भी उस वक्त हुई थी कि आपके जिस हादसे से मुताल्लिक शीशे वगैरह भी मुझे काफ़ी लगे थे। तो उसके बाद फिर हम लोग मतलब गाड़ी से निकले, बट मैं उस वक्त वहाँ पे खड़े हुए ये कह रही थी सबको, सब कहते हैं चले मेरी कल रेस है, तो मुझे कल रेस पे जाना है। तो वो कहते हैं अभी आप चलो हॉस्पिटल चलो, क्योंकि वो फ्लिप हुआ था, रोल ओवर हुई थी, तो वो कहते हैं कि फ़ौरन हमें हॉस्पिटल जाना है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर मैं खैर बेहोश हो गई थी, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। चोटें लगी थी, वो काफ़ी स्पीड पे थी ना गाड़ी। 140 पेस रोल ओवर। मेरे साथ जो मेरे नेविगेटर बैठे थे वो बेचारे लाइक रोल केज था, तो वो उनका हाथ ऊपर आया तो उनकी भी फिंगर्स वगैरह, तो हड्डियाँ टूट गई थी उसकी भी ना।
तो बाकी तो बचत हो गई थी हमारी, क्योंकि हम लोग सेफ्टी मेजरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। बट स्टिल वो एक खौफ भी तो, किसी भी एक हादसे के बाद एक खौफ होता है जो कुछ दिन नहीं, तक तारी 20 डेज बाद गाड़ी प्रिपेयर की, दोबारा प्रिपेयर्ड मोड में, फिर चोलिस्तान रैली गई थी मैं। मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? एग्जैक्टली 20 दिन लगे सिर्फ ट्रॉमा से निकलते हुए। नहीं, ट्रॉमा देखिए रैलीज़ में होता है, रैलीज़ में मतलब कि हम प्रिपेयर होके आते हैं कि आपको कोई इंसिडेंट हो भी सकता है, बट सबसे बड़ी बात यह है कि हम रेसर्स को प्रॉपर एक इंस्पेक्शन होती है एक दिन पहले। प्रॉपर गाड़ियाँ चेक की जाती हैं, उसमें हमारे क्या कहते हैं आपकी मेडिकल किट तक आपकी गाड़ी में होती है, सारी सेफ्टी मेजरमेंट्स चेक की जाती है, वरना आपको रेस ट्रैक पे नहीं जाने दिया जाता। तो वो आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि ये चीज़ें हो भी सकती हैं। हाँ, हो सकती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर को कोई वो नुकसान और नहीं आसाब पे काबू रखना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जाहिर है वो अब तो आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी। अभी थल रैली की मैं आपको बात बताती हूँ, उसमें इससे पहले क्वालिफाइंग राउंड होता है, रेस से पहले क्वालिफाइंग राउंड किया जाता है, तो उस पर एक गाड़ी का ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ और अच्छी खासी रोल ओवर हुई, और उसने नेक्स्ट डे उस रेसर ने माशाल्लाह रेस भी की और वो विन भी कर गया। उसने प्रॉपर गाड़ी अपनी बनवा ली और वो नेक्स्ट डे उसने रेस भी कर ली। सारे रेसर्स मैं कहूँगा कि सलमा की तरह पे बहुत ज्यादा ना नहीं रेसर्स, हाँ माशाल्लाह है, ये नहीं कि सिर्फ मैं हूँ, लेकिन माशाल्लाह क्योंकि आप सब चूंकि आपकी से ट्रेनिंग ऐसी हो गई है, खेल भी ऐसे कि उसमें ये तो करना पड़ेगा अपने साथ। सलमा, फ्रॉम सरफरंगा टू हब, ज़ाहिर है एक बड़ी ऊंचाई पर है, एक बिल्कुल सी लेवल पर है, और डिफरेंट ट्रैक्स पे आपने कंपटीशन विन भी माशाल्लाह किए हैं। टफेस्ट कौन सा रहा आपके लिए इन सब ट्रैक्स में? देखिए टफ मैं एंजॉय करती हूँ। ये अच्छा जवाब था। नहीं, टफ नहीं है, क्योंकि टफ मैं कहती हूँ मेरे लिए तब होगा कि, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है टफ। मैं आपको बताती हूँ, मैं चकवाल रैली में गई और मेरे भाई की शादी थी, तो हम लोग लाइक 4 बजे फ्री, वलीमा उस दिन था, तो 4 बजे सुबह सारे सोए और मैं सुबह 7 बजे मैं अपनी गाड़ी पकड़ी, मैं गई और ट्रैक पे और वहाँ पे गई। मैंने कोई ट्रैक की कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, चकवाल रैली थी और क्या कहते हैं सही मुंह मेरा स्वेलिंग वगैरह नहीं होती, आप नींद नहीं हुई भी होती, तो मुझे कहते हैं ट्रैक आपने देखा? मैंने कहा नहीं देखा, बस आपका नेविगेटर किधर है, मैं गाड़ी ले। लाइक मुझे इतना वो एक क्रेज़ था ये स्टार्ट में ना, 4th 5th रैली थी मेरी। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूँगी। मैंने कहा बस किसी को भी आप बैठा दे, ट्रैक करना मेरा काम है। वाह। तो मैं वो ट्रैक मेरे साथ वो एक मतलब नेविगेटर को बिठाया, हालांकि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये थोड़ी सी फनी स्टोरी है, बता दूँ? बताएं। ज़रूर। अच्छा, वो जो ट्रक था वो जो मैं चला रही थी गाड़ी, दैट वाज प्रिपेयर्ड टकोमा, तो इट वाज नॉट इजी कि आप वो मतलब उसको चलाओ। तो वो फर्स्ट टाइम ही वो वाला एक बिल्ड टकोमा मैं चलाई थी। तो मेरे साथ वो उन्होंने एक कोई मैकेनिक था कोई इसी टीम का ना, तो वो बिठा दिया उन्होंने। अच्छा, वो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई आपने ट्रैक देखा? कहते हाँ मैंने बिल्कुल देखा। अब वो बैठा तो मैंने कहा सही है चलो चलते हैं, इसने देखा हुआ मुझे बताता रहेगा। अब मैं उसे कहूँ लेफ्ट राइट, हम जरा 100 या 200 मीटर्स पहले पूछते हैं ताकि हम लोग गाड़ी की स्पीड और गेयरिंग वगैरह और हम प्रिपेयर रहें। मैंने उसको देखा वो कल में पढ़ रहा मैंने कहा तुमने तो कहा ना, कहते मैं तो पहली बार, बट एक्चुअली वो ट्रैक बड़ा मतलब इट वाज डेंजरस एंड डिफिकल्ट, क्योंकि कोई काफी रेसर ट्रैक नहीं कंप्लीट कर पाए थे, कोई गाड़ी इधर पड़ी थी उधर। लेकिन सिनेरियो को आई एम जस्ट ट्राइंग टू कि सलमा कह रही है भाई राइट लेफ्ट कह रहा है, मैं कलमा पढ़ लूं पहले। उस वक्त ऐसा मेरी मैंने स्टार्ट में मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, मेरी कोई प्रॉपर टीम नहीं थी ना, बट मैं हर रैली में जाती थी, तो कल में पढ़ रहा हूँ, चलो भाई ठीक है आप कल में पढ़ो। ये एक चीज़ यहाँ पे थोड़े से माइंडसेट की भी बात करूँगी, वो शायद एक ये वजह तो नहीं थी कि एक खातून है, बिकॉज हम अक्सर कह रहे होते हैं ना जो खवातीन बच्चे नहीं बिल्कुल, ये हाँ, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। नहीं वो एक्चुअली वो खुद ही वो आपको आप लोग कभी आए, हम लोग आपको अपने रेसिंग कार्स दिखाएंगे। इट्स नॉट इजी कि आप वो नॉर्मल गाड़ी नहीं है, तो उसमें जो साथ बैठा होता है ना उसको वैसे ही खौफ आ रहा होता है, तो वो ये नहीं था कि वो उसको बाद में मैंने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह रेस मैंने जीत भी ली और काफ़ी लाइक मेल पार्टिसिपेंट का टाइम जो था
वो मतलब मैं वुमेन कैटेगरी में थी, तो वो उनको टाइम को मैंने बीट किया ना। रास्ता बताया था फिर नहीं, वो चुप रहा बस आपने तुक्के पे चलाई फिर मैंने उसको बस नहीं मेरा भी जैसे एक बड़ा एक प्लस पॉइंट है, मुझे ट्रैक याद हो जाता है। ओके। और हम लोग जैसे 3-4 दिन पहले जाते हैं तो हम लोग ट्रैक की पूरी मैपिंग होती है, फिर हम लोग बताते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सीधी सीधी रोड्स तो होती ही नहीं है, हमने गाड़ी भी बचानी है, फास्ट टर्न्स आते हैं, बम्प्स आते हैं, हाई मतलब काफ़ी हाई जंप्स इसमें लगती हैं, तो वो हम लोग तो मुझे ना याद हो जाता है। ओके। और याद होने के बाद मुझे अब्बू के साथ हम बड़ा बचपन में घूमे फिरे हैं, तो मुझे आइडिया होता है कि ये इलाका किस किस्म का है, ये किस किस्म का है। ऑलमोस्ट मैं पूरा पाकिस्तान घूमी हुई है सिवाय कोयटा का, क्योंकि मुझे जाने का बड़ा शौक है, लेकिन मैं गई नहीं हूँ। कोयटा में रखवाएं जी कोई इवेंट, ताकि सलमा कोयटा में जाके विन करके आए आप। हाँ जरूर, मैं तो चाहूंगी कि इंशाल्लाह। हाँ, बलूचिस्तान वैसे ही मुझे बड़ा पसंद है, जबरदस्त, वो बहुत प्यारा इलाका है। पाकिस्तान का हर शहर, हर इलाका बहुत खूबसूरत है। ये नॉर्मल भी तो चलाती होंगी आप गाड़ियाँ, नॉर्मल हाईवेज पे, मोटरवेज पे चलाती होंगी, जरा चलान भी हुआ कभी आपका? मतलब मुश्किल देखिए इतना महंगा चालान हो जाता है, किधर बार बार भरेंगे। हुआ चलान वैसे कभी? अच्छा, चालान जो है वो मेरे इस तरह हुए कि अभी लास्ट मेरे हुए थे पिछले साल में, मैं मोटरवे पे थी, तो उन्होंने मेरा चालान किया, तो मैंने कहा देखिए गाड़ी ऐसी है कि सेंसर्स वगैरह ऑन थे, तो मुझे जब ओवरटेक में कर रही थी तो उसके सेंसर्स वगैरह ऑन, मतलब वो मैं चालान उसने किया 138। मैंने कहा देखिए बात सुने, कहते हैं जी अच्छा वो गाड़ी में ज़्यादा उसको वो जो मतलब काफ़ी अच्छे ऑफिसर थे उनको गाड़ी में, मैंने चालान पे मैं कहा देखें मेरी इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है सारा, मैंने नहीं तो मैडम आपने पहले बताना था ना। मैं कहा देखे इस गाड़ी पे कोई 138 पे चालान थोड़ी ना करेगा, मैं एंजॉय करती हूँ रास्ते को। अच्छी बात है, वो मुश्किल को मुश्किल जो है वो कम ही समझती हैं, तो वो आसानी से गुजर भी जाती है। लेकिन ऑब्वियसली डिस्क्लेमर हम साथ साथ दे दें जी, चालान कराना कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं बिल्कुल अच्छी बात नहीं, वो बड़ा अच्छी तरह से समझ गए मेरी बात को कि अच्छा मैंने कहा देखे क्योंकि जैसे कि अभी मेरा एक ट्रक है TRX RAM, तो 0 to 100 लाइक 4 सेकेंड्स है, तो मैंने कहा मुझे ऐसे सेंसर्स और इसका इशू था उस गाड़ी पे, तो मैंने कहा वो उस वक्त नहीं मैंने ली, तो वो मैंने उसके कोई सेंसर्स वगैरह ऑफ नहीं किए, तो आपकी कोई वैसे एक तरफ से गाड़ी आ रही है और एक तरफ जो वो सेंटर में उनकी वो पार्टीशन हुई होती है, तो वो बीप और बजा रही है और वो ऑटो ब्रेक्स लगा रही थी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखे, तो उन्होंने बड़े अच्छे से समझा, वो कहते हो आप बताती हम आपका चालान ही ना करते, आपने पहले चालान ही दे दिया। हाँ, तो उन्होंने कहा आपने पहले, मैंने कहा देखे ये हमारा फर्ज है, हम पाकिस्तानी हैं। तो सलमा बातें करते हैं मजे की हो रही है, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है, ऐसे तो किस्से इतने सारे कि हम खुद सुन, हम तो ऐसे लग रहा है हम उस सिनेरियो में पहुंच चुके हैं। बस एक छोटा सा सवाल से, अपकमिंग इवेंट आ रहा है क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है चोलिस्तान, यस फरवरी में, बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है जी, ये पाकिस्तान का भी है और एशियाज बिगेस्ट भी है। तो मैं आप लोग को भी इनवाइट करूंगी, आप लोग आए, हम लोग प्रॉपर कैंपिंग करते हैं, इवन आप लोग मेरे कैंप में आए और मतलब थोड़ा हम आपको रेस भी दिखाते हैं और मैं आपको अपने साथ बैठाऊंगी। वो आप ही कल में सुनना चाहती हैं वहाँ पे, आप वो मेरे कल में भी सुनना चाहती हैं। सही बात है, लेकिन बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस भी होगा। हम जरा राइजिंग पाकिस्तान फ्रॉम चोलिस्तान एक एपिसोड हम बिल्कुल जरूर कर सकते हैं, जरूर है, आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, हालांकि यकीन जाना बिल्कुल दिल नहीं चाहता, दिल चाह और गपशप लगे, लेकिन ब्रेक लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जिस तरह पिछली मेहमान हमारी इतनी इंस्पायरिंग थी, तो अभी जो मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनकी भी एक बड़ी ही इंस्पिरेशनल सी स्टोरी है। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना, जिस तरह मैं बता रही थी कि रिमोट एरिया से आगे आना और अब कैसे कैसे नाम रोशन करें अपने एरियाज़ की भी, ख़वातीन एट द सेम टाइम पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर भी वो किस तरह से जो है वो रोशन करी है। एब्सोल्युटली। और जिस तरह हम कहते हैं ना कि कुछ ऐसे काम वो कर रही होती हैं कि जिसपे हम सोचते रह जाते हैं कि अच्छा ये कैसे उन्होंने किया होगा। फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन ग्लेशियर्स, जहाँ पर पहुंचना मुश्किल, जहाँ पर चलना मुश्किल, जहाँ के अपने चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पर साइकिल पे चले जाना कितना मुश्किल है। खुद चलना बड़ा मुश्किल है, एट द सेम टाइम साइकिल उसको बैलेंस करना, और ऑब्वियसली वेदर कंडीशंस एंड एवरीथिंग, उस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो जाहिर सी बात है एक बहुत ही मुश्किल काम है। और सिर्फ पाकिस्तान की बात, हम पाकिस्तान के बियाफू ग्लेशियर वहाँ पर भी उन्होंने साइकिल चलाई। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल लेवल की अगर बात
की जाए तो वहाँ पर भी एक लंबी लिस्ट है जहाँ पर समर खान ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और जहाँ पर हम कहते हैं कि नहीं ख़वातीन ये नहीं कर सकती, तो समर जैसी ख़वातीन होती हैं जो आगे बढ़ती हैं और कहती हैं नहीं, पाकिस्तान की ख़वातीन सब कुछ कर सकती हैं। वो ट्रेन भी कर रही हैं सबीन लड़कियों को, अच्छा इस तरफ इनकरेज भी कर रही हैं कि साइकिलिंग की तरफ आएँ, एक्टिव स्पोर्ट्स की तरफ आए। समर ने आज हमें ज्वाइन किया, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। ग्रेट। साइकिल कहाँ है आज आपकी? घर पे। आप बताते लेके आते यहाँ पे एक राउंड इनको दिलवाते। घर पे भी नहीं है, साइकिल को रेस्ट तो नहीं दी हुई? नहीं, घर पे भी नहीं। एक्चुअली आई वाज इन हुंजा, मुझे घर से न्यूज़ आई अम्मी की हमारे घर पे रॉबरी हुई थी और वो चोरी हो गई है। सो आई हैड वन बाइक और दैट आई हैव लॉस्ट रिसेंटली। ओके। लेकिन आई एम ट्राइंग टू स्पॉन्सर इट अगेन, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको प्रोफेशनल बाइक मिलती है। नो डाउट, बाकी मुश्किल हो जाती है। अभी आप बाकू गई हुई थी किसी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पे? ओके, सो ये साथ साथ क्लाइमेट चेंज पर भी काम चल रहा है आपकी तरफ से? My work pretty much revolves around climate change and women empowerment, Okay. दोनों पे, क्योंकि मेरा काम जिन इलाकों पे है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज से, इंक्लूडिंग माय विलेज दीर। Yes. वहाँ बहुत हर साल आपने देखा होगा स्वात में सैलाब आते हैं, दीर में ग्लॉस सैलाब एक्टिविटीज उस तरफ बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए आप काम कर भी रही हैं। अभी कोई रीसेंट इवेंट जिस पर आपका और जाने का इरादा या कोई प्लान बन रहा हो इसी से मुताल्लिक? मुझे लास्ट ईयर एक माउंटेन क्लाइंबिंग की स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था, Okay. जो बहुत यूनिक एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, जस्ट बाय चांस, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया अप्लाई करती है। और Okay. मुझे कुछ महीनों पहले ईमेल आई है कि आई एम सिलेक्टेड इन दैट। वाओ, माशाल्लाह। जबरदस्त। So I'll be going to Argentina very soon to climb the highest peak of South America. ओके। समर कितना मुश्किल है, आप साइकिलिंग की बात करें, पहाड़ों पे साइकिल चलाना, ग्लेशियर्स पे साइकिल चलाना, कितना मुश्किल लगता है, या अब तो आपको नहीं लगता होगा ओवरऑल? So when I started, मेरे पास कोई लोकल एग्जाम्पल नहीं थी सीखने के लिए या पूछने के लिए, मशवरे के लिए, और मैं इंटायरली इंटरनेट पे रिलाई कर रही थी, यूट्यूब वीडियोस पे। अब तो खैर इंस्टाग्राम और बहुत चीज़ें एडवांस हो गई हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ नहीं था, 5-6 साल 7 साल पहले। सो अभी इसीलिए मैं अपने एक स्पोर्ट्स क्लब भी मैंने स्टार्ट किया है, 3-4 साल हो गए उसको, एंड आई टीच द सेम स्पोर्ट्स विच आई लर्न थ्रू माई एक्सपीरियंसेस। अब मैंने तो बड़ा हार्ड वे से अब सारे तजुर्बे किए खुद पे एक्सपेरिमेंट कर करके, बट नाउ वी टीच एवरीथिंग। हम उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी सिखाते हैं, स्पोर्ट्स में क्या है, फिटनेस कैसे कर सकते हैं, हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर डेली कम्यूट स्पेशली फॉर वुमेन, तो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और ये बड़ा अच्छा है कि ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और जो हम समर की बात करें और डिफरेंट जगहों पर जिन्होंने साइकिल चलाई, जैसे कि हमने बात अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो की मैं करूँ या मैं बियाफो ग्लेशियर की करूँ, एक वीडियो हमारे पास है समर की, तो मिलकर पहले वीडियो देखते हैं समर की और फिर समर से और बात करते हैं।
क्या बात है। अच्छा, पहाड़ों पर, पथरीले रास्तों पर, बर्फपोश पहाड़ के नज़ारों के साथ भी समर साइकिल चला रही हैं। एक जगह आप गिर गई, कई जगह पे आपने साइकिल खुद उठाई हुई और आप जा रही हैं। सो ये गिरी कहाँ पे थी? ये हम लोग गए थे अपर हुंजा, सुस्त बॉर्डर का आपको पता होगा, जो ड्राई पोर्ट है, उसके बिल्कुल टॉप पे एक रिज थी, वहाँ पे हमने जाना था। तो वहाँ पे हम पहले साइकिल्स लेके गए, 3-4 घंटे हमने क्लाइंब की, फिर वो रिज हमने राइड की थी, तो वहाँ पे मैं गिरी हूँ। साइकिल चलाना पहाड़ी इलाकों में इतना डिफिकल्ट, और फिर कई जगहों पर आपको जिस तरह उठा के लेकर जाना, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज इटसेल्फ है। बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ की अगर बात करें। सो अक्सर जब हम एक्सपेडिशन पे जाते हैं, और ये शुरू में मुझे बड़ा मसला होता था क्योंकि मैं बहुत छोटी होती थी ग्रुप में। सही। और मुझे जब वो एक्सपेक्ट करते थे कि मैं 20-25 kg का बैग उठा के जाऊँ इतने घंटों तक, तो मैं चली जाती थी, लेकिन इनिशियली मैं पैनाडॉल और डिस्प्रीन और इन चीज़ों पे रिलाई करती थी। लेकिन विद टाइम आई रियलाइज़ कि मुझे खुद को ट्रेन करना है। सो अभी मेरी ट्रेनिंग स्केड्यूल में मेरा हैवी बैकपैक होता है। हाइक के बीच में मैं ऑलरेडी 15-20 kg के साथ ट्रेनिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं पर भी उठाना पड़ जाएगा सामान या वजन। क्योंकि इस्लामाबाद इज़ एट 500 मीटर्स, अगर मैं यहाँ पे करूँगी तो फिर आगे 4000-5000 से ऊपर अप कर सकते। ट्रेनिंग यहीं पर करनी पड़ेगी आपको, और ज़रा ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ना खासा मुश्किल हो जाएगा। कोई ऐसा माइंड में प्लान हो, जिस तरह सियाचिन जो K2 के बेस कैंप की जब हम बात करते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आप ज़रा पजीराई मिली आपको, ऐसा कुछ और माइंड में चल रहा है कि मैं अब ये करूँ, साइकिल लेके यहाँ जाऊँ? व्हाट इज़ दैट स्पॉट? सो अभी मैंने जितने भी एक्सपेडिशंस किए हैं, आई डिड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जस्ट टू चेक, क्योंकि जब हम ग्लोबली एक्शन स्पोर्ट्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हो चुकी हैं। राइट। अभी K2 का मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी अगर एवरेस्ट तक लोग जा रहे हैं बेस कैंप तक, तो हम K2 का ट्राई कर सकते हैं कि नहीं। सो वो एक एक्सपेरिमेंट था। और अभी हमारे कराक्रम माउंटेन्स भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं है। देयर इज़ अ लॉट टू बी डन बोथ इन माउंटेन बाइकिंग एंड स्नो बोर्डिंग, क्योंकि मैं दोनों स्पोर्ट्स कर रही हूँ। सही। बट एक्शन स्पोर्ट्स नीड अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ लॉट ऑफ फाइनेंस, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। जाहिर सी बात है, जब आप एक्सपीडिशन या आप कुछ भी आप प्लान कर रहे होते हैं तो बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व भी होते हैं। अच्छा, बच्चियों को आप सिखा भी नहीं है अकेडमी में, सिर्फ बच्चियों को या बाकियों को भी, और स्पेशली लड़कियों की अगर बात की जाए, वो आगे आ रही है स्पोर्ट्स सीखने के लिए? हम सिर्फ लड़कियों को सिखा रहे हैं क्योंकि लड़कों के पास ऑलरेडी काफ़ी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज़ होती है। ही नोज़, मैं सुनना चाह रही थी। तो लड़कियां वो भी स्पेशली माउंटेन कम्युनिटीज़ की, क्योंकि वो जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग होती हैं, प्लस वो फाइनेंशियली उतना ही स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है हाउ टू नेविगेट देयर स्ट्रेंथ्स और कहाँ पे कैसे। तो हम उन्हें ये सिखाते हैं कि अगर आप विंटर स्पोर्ट्स जिनके बैकयार्ड पे स्नो होती है, चतराल, अपर चतराल, मालम जबा में, अभी 3-4 साल से मैं लोकल क्लब के साथ जाती हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग देती हूँ कोलैबोरेशन में, और वही लड़कियाँ अभी नेशनल चैम्पियनशिप में रेसिंग के लिए आती हैं, और छोटे छोटे गाँव से उनको मेडल्स मिलते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं उनके, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ में वो रहती हैं। तो बड़ा नया एक्सपीरियंस है उनके लिए। माउंटेन बाइकिंग में भी वी टीच देम बोथ प्रोफेशनल एंड रिक्रिएशनल एस्पेक्ट, लेकिन ये कि माउंटेन बाइकिंग की कोई टीम या ऐसे कोई नेशनल प्लेटफॉर्म अभी है नहीं, बट दे आर कमिंग मैसिवली इन एडवेंचर टूरिज्म सेक्टर्स। माउंटेन गाइड्स बन रही हैं जो पहले आप नहीं देखते थे। मतलब अब किसी भी, अब फॉर एग्जांपल आप लोग हुंजा जाते हैं या स्कर्दू जाते हैं, आपको जो माउंटेन गाइड होगा वो हमेशा एक आदमी होगा। बहुत कम आपको कोई खातून नजर आएगी, होती नहीं है खवातीन। सो वी आर आल्सो ट्रेनिंग देम इन दैट कि वो भी आ सकती हैं। ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है। और वो जो ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से खवातीन ट्रेनिंग ले भी रही हैं, कि उनको लगता है कि इसमें उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, एक्सेल कर पाएंगी वो एज अ गाइड? तो अच्छा, बहुत सारी चीज़ों का उन्हें नहीं पता। जब मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप क्या बनना चाहती है, तो मैसिवली ये रिस्पांस आता है कि डॉक्टर या टीचर या नर्स, बस दैट्स इट। जब मैं उन्हें सारा कुछ बताती हूँ, ये है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहते ओ माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, हम इसके बारे में रिसर्च करेंगे। मैं फोटोग्राफर बनना चाहूँगी वाइल्ड लाइफ की, कोई कहता है मैं गाइड बनना चाहूँगी, कोई प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर, कोई कहती है मैं अपना स्पोर्ट्स ब्रांड ओपन करूँगी। सो बेसिक अवेयरनेस ही नहीं है उनके पास, बेसिक करियर काउंसलिंग ही नहीं है, और अकेले समर कैंप कैन नॉट डू एवरीथिंग। सो थ्रू योर प्लेटफॉर्म आई वुड रियली लाइक टू अर्ज कि जितने भी डिसीजन मेकिंग या जिनके पास पावर है, फाइनेंस है, इन्वेस्ट इन दीज बेसिक थिंग्स एंड इन्वेस्ट इन विलेजेस। अब सिटीज़ में तो बहुत कॉन्फ्रेंसेज आप देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ सिटीज़ तक रह जाती हैं, डजंट
it don't go to the villages Exactly. और वहाँ के लोग यहाँ पर लाना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब मेन सिटी में एक काम हो जाता है, लेकिन चले जिस भी लेवल पे काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मजीद काम करने की ज़रूरत भी है। और जिस तरह आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की हाईलाइट के इन एरियाज़ की जो ख़वातीन है वो जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग होती हैं। ख़वातीन वैसे ही बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उन्हें बस कह के सिंथ नाजुक, तो वो एक माइंड में आप वो बना भी देते हैं कि वो खुद ही समझना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई वो नाजुक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है सो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसी तरह से सलमा, समर और ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हमारे सामने एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं। समर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वक्त बड़ा मुख्तसर अगेन, आज मेहमान ऐसे कि वक्त बाकी बहुत कम लग रहा है, बातें बहुत सारी हैं, बट ज़ाहिर है हमारे पास इतना ही वक्त है आज के इस शो से। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा आज के शो का। दोबारा मुलाकात आपसे कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।